नमस्कार, आदाब। आशा है आप और आपका परिवार सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं 11वीं आर्ट्स के बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति का एक टॉपिक लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, मैंने मीनिंग ऑफ औद्योगिक क्रांति का अर्थ, कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के कारण, इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हों, राजनीतिक प्रभाव हों या सामाजिक प्रभाव हों, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग, आविष्कार और तकनीकी जो परिवर्तन औद्योगिक क्रांति के जो हुए वो मैं आपको क्लास में ही बता चुका हूँ। इस चैप्टर का जो एक टॉपिक रह गया है और उसका नाम है कि मज़दूरों का कानूनों के ज़रिए सुधार, रिफॉर्म ऑफ लेबर्स बाय लॉ। विद्यार्थियों, मैंने आपको क्लास में बताया था कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में सबसे पहले आई और औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में दो वर्ग बन गए थे, एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग। और मजदूर वर्ग का काफ़ी शोषण होता था। मजदूरों में स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी शामिल थे। उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन उनको मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। इसके विरोध में मजदूरों ने प्रोटेस्ट मूवमेंट यानी कि विरोधी आंदोलन चलाए, जिसके चलते 1802 ईस्वी में इंग्लैंड में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की दशा में सुधार लाना था और इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं और वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में पहला मजदूर एक्ट कब पास किया गया, इसका आंसर बनेगा 1802 ईस्वी में। इस एक्ट के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी और इसमें कहा गया था कि इस एक्ट के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका सभी कारखाना मालिकों को पालन करना उनका बड़ा आवश्यक है। इसमें पहली व्यवस्था की गई थी कि जो सभी कारखाने हैं वो खुले और हवादार होने चाहिए और उन कारखानों में वर्ष में कम से कम 2 बार सफ़ेदी अवश्य की जानी चाहिए। बच्चों को 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाए कारखानों में, और साथ में यह भी व्यवस्था की गई थी कि बच्चों से रात्रि के समय जो कारखानों में काम ना कराया जाए। रात्रि के समय बच्चों के सोने की जो व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी कि 2 से ज़्यादा बच्चों को एक बिस्तर पर ना सुलाया जाए। इससे पहले यानी कि 1802 से पहले कई बच्चों को बिस्तरों पर लौटा दिया जाता था, यानी कि कारखानों में ना तो उनके स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान दिया जाता था और ना उनके सोने की कोई व्यवस्था होती थी। तो इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि रात्रि के समय बच्चों को ना तो काम पे लगाया जाए और रात्रि के समय दो बच्चों से ज़्यादा एक बिस्तर पर उनको ना सुलाया जाए। इस अधिनियम के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि रविवार के दिन बच्चों को 2 घंटे ईसाई धर्म के विषय में शिक्षा दी जाए, जिससे कि बच्चे अपने धर्म से भी परिचित हो सकें। इस अधिनियम की अगली व्यवस्था ये थी कि कार्य शुरू होने से पहले या शुरू के 4 घंटों में बच्चों को पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब लगाना सिखाया जाए, जिससे कि बच्चे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और उनको जो मजदूरी मिलती है, कितनी मिलती है, वो उसका हिसाब किताब लगा सकें। तो अनिवार्य कर दिया था 1802 में कि 4 घंटे बच्चों को पढ़ाई और लिखाई या हिसाब किताब लगाना सिखाया जाए। इस अधिनियम के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई थी कि जो कारखाना मालिक इस कानून की व्यवस्थाओं का पालन ना करे उस पर 2 से 5 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जाए। प्रिय विद्यार्थियों की वैसे तो इस कानून से ब्रिटेन के मज़दूरों के जीवन में कोई विशेष असर नहीं पड़ा था, और लेकिन मज़दूरों की दशा को सुधारने के लिए कानून बनाने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद बच्चे की दशा सुधारने के लिए, जो बच्चे मजदूर थे उनकी दशा सुधारने के लिए ब्रिटेन में 1819 में एक दूसरा कानून पारित किया गया। इसमें भी कुछ व्यवस्थाएं की गई कि इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 9 से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम पे लगाया ही नहीं जाए। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा बाल मजदूरी को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। हालांकि आज भी संसार से पूरी तरह बाल मजदूरी ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी व्यवस्था ये थी कि इस अधिनियम की जो 1819 में पारित किया गया कि
बच्चों को जो 9 से 12 साल के बीच के बच्चे हैं उनसे 12 घंटे से ज़्यादा काम ना करवाया जाए, यानी कि उनसे 12 घंटे से कम काम करवाया जाए। तीसरी विशेषता इस अधिनियम की ये थी 1819 के अधिनियम की कि बच्चों को काम के बीच में 1.5 घंटे का अवकाश भोजन के लिए अवश्य दिया जाए। ध्यान रखना कि 1819 से पहले मज़दूरों को कार्य के बीच में जो है छुट्टी का अधिकार एक साथ नहीं था कि किसी मज़दूर को खाना खिलाने के लिए छूट कभी दी जाती थी, कभी दी जाती थी। तो 1819 में व्यवस्था कर दी गई कि कारखाने के सभी मज़दूरों को कार्य के समय में 1.5 घंटे का अवकाश अवश्य दिया जाए, जिससे कि वो भोजन या कोई दूसरा कार्य है वो कर सकें। यानी कि कार्य के बीच में अवकाश देने की प्रक्रिया इस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई। 1819 में ये भी व्यवस्था कर दी गई कि मज़दूरों को सप्ताह में 1 दिन की अवश्य छुट्टी दी जाए और सभी कारखाना मालिक इन नियमों का पालन करें। यानी कि सबसे पहले मज़दूरों की दशा को सुधारने के लिए 1802 में, फिर 1819 में कुछ प्रयास किए गए और उसके बाद तो धीरे धीरे 1833 में कानून बना, 1842 में, 1844 में, 1847 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में और 1887 ईस्वी में मज़दूरों की दशा को सुधारने के लिए ब्रिटेन में काफ़ी कानून बने और इससे मज़दूरों की दशा में काफ़ी सुधार भी आया। जैसे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी, उसी प्रकार मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए कानून भी सबसे पहले ब्रिटेन में ही बने थे। और जैसे धीरे धीरे ब्रिटेन से अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति फैली, वैसे ही ब्रिटेन के बाद ही दुनिया के अन्य देशों में मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए जो कारखाना अधिनियम बने थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि बाकी का जो चैप्टर था मैं क्लास में करा चुका था, आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति नामक चैप्टर ख़त्म होता है। 11वीं आर्ट्स का जो एक चैप्टर बचा है आधुनिकीकरण के रास्ते, पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, उसके विषय में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।